ने पंचशील घाटी में घुसने की कोशिश की। इस 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के लिए निजी और सरकारी स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रदेश में एक बार फिर स्कूल खुल चुके हैं। कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर की दौर के बाद में एक बार स्कूलों को खोलना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि पूरी तरह से सावधानी बरतते हुए स्कूलों को खोला जाएगा। स्कूलों को अलग अलग कक्षाओं के छात्रों के आने जाने का समय अलग अलग रखा गया है ताकि एक साथ सभी छात्र छात्राओं का जमावड़ा न हो। पेरेंट्स से स्कूल ये लिखित में ले चुके हैं कि वो अपनी मर्जी से स्टूडेंट्स को स्कूल भेज रहे हैं और उनकी औलाद कोविड नियमों की पालना करेगी। गौरतलब है कि स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय गहलोत सरकार ने कोविड-19 मामलों की संख्या में गिरावट के बीच लिया था। रोडवेज तो कंगाल हो रहा है, लेकिन रोडवेज कंडक्टर मालामाल हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बस में जो यात्री सफर करते हैं उनसे अवैध कमाई का खेल चल रहा है। यात्री तो पूरा भाड़ा देते हैं, लेकिन वो रोडवेज के खाते में न जाकर कंडक्टर की जेब में जाता है। ऐसे ही काले धंधे का खुलासा हुआ है चित्तौड़ से प्रतापगढ़ जाने वाली बस में, जिसमें 30 यात्री बैठे थे। कंडक्टर ने सबसे पैसा लिया लेकिन टिकट नहीं दिया। सबसे बड़ी बात कि इस काली कमाई को रोकने के लिए जो फ्लाइंग टीम बनाई गई है उसका भी कोई अता पता नहीं रहता। ऐसे में रोडवेज को लाखों का चूना लग रहा है और रोडवेज कर्मचारी काली कमाई से अपनी जेबें भर रहे हैं। सूचना है कि आप आपके पैसेंजर से पैसे ले रहे हो, टिकट नहीं दिए। कितने लोग आए हैं? क्यों रह गए? कैसे रह गए? आपकी जिम्मेदारी बनती है ना पूरी की पूरी। मांग लेते हम दे देते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। पीछे थे हमने टिकट मांगा तो कुछ जवाब ही नहीं दिया और दिया भी नहीं। मैंने कहा कि टिकट तो सुना ही नहीं और सुना भी नहीं। और अब देखते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। दिल्ली पुलिस ने जामताड़ा गैंग के 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बार पुलिस ने जामताड़ा में बैठे साइबर क्राइम के रॉक स्टार और मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस शातिर क्राइम को अंजाम देने वाले गैंग के रॉक स्टार और मास्टरमाइंड कौन हैं? तो सुनिए, अल्ताफ उर्फ रॉक स्टार सिर्फ 20 साल का है। अल्ताफ के गिरोह में दर्जनों लोग हैं और हर किसी का अलग अलग काम है। इस गैंग में सभी को अपने अपने काम में महारत हासिल है। खास बात यह कि गैंग में शामिल मेंबर मुश्किल से हाई स्कूल पास हैं, लेकिन इनके कारनामे ऐसे हैं कि उसकी चर्चा देश के कोने कोने से होते हुए विदेश तक पहुंच चुकी है। इनके अपराध का खेल इतना बड़ा था कि चीटिंग की कमाई से अल्ताफ अंसारी ने आलीशान कोठी बना रखी है। 2 से 3 लग्जरी कार भी उसके पास हैं। पुलिस की माने तो वो बंगाल भागने की फिराक में था और करीब 100 किलोमीटर पीछा करके उसकी गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक वैक्सीन सेंटर पर टीका लगवाने की होड़ में लोगों के बीच भगदड़ मच गई और करीब 30 लोग घायल हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टीका लगवाने की होड़ में लोग वैक्सीन सेंटर के अंदर जाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं। वहां तैनात पुलिस वालों ने भीड़ को रोकने के लिए सेंटर के मेन गेट को बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। जैसे ही गेट खुला, भीड़ बेकाबू हो गई और लोग एक दूसरे को रौंदते हुए वैक्सीन सेंटर के अंदर जाने लगे। इस अफरा तफरी के बीच वहाँ चीख पुकार मच गई और लोग अपनों को बचाने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दिए। इसके बाद भी इन लोगों के बीच मारामारी जारी रही। हादसे के बाद की जो तस्वीर सामने आई है उसमें कुछ घायल फूट फूट कर रोते नजर आए तो कुछ जमीन पर बेसुध पड़े दिखे, जिन्हें ई रिक्शा की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन इससे पहले वैक्सीन सेंटर के बाहर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी और किसी ने भी
कोरोना से बचने की जरूरी नियमों का पालन नहीं किया। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में एक बार फिर शुरू हुई जोरदार बारिश से आई बाढ़ ने लोगों के लिए मुश्किल हालात पैदा कर दिए। जिन जिलों में इस बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला उनमें अहमदनगर भी शामिल है, जहां बादल इस कदर बरसे कि पानी ने एक इलाके की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी। सड़कें नदियों की तरह नजर आने लगी। इलाके की कुछ इमारतें पानी में डूब गईं, जिसके कारण लोगों को कमर भर पानी से होकर गुजरना पड़ा। इस बारिश के बीच वहां कुछ जगहों पर पहाड़ खिसकने से भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। अहमदनगर धुले हाईवे पर पहाड़ का मलबा आने से कुछ गाड़ियां उसमें फंसी नजर आईं। कुछ इसी तरह की तस्वीरें औरंगाबाद से भी सामने आईं। वहां जोरदार बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर आ गए। नदियों का पानी सड़कों पर पूरी ताकत के साथ बहता दिखा, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया और कुछ जगहों पर सड़कें भी धंस गई। उधर जलगांव जिले में भी ऐसे ही हालात दिखे। वहां उफान पर आई तितूर नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। यूपी के जल शक्ति मंत्री गोंडा का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण किया। इसके बाद उनकी जुबान से ऑल इज वेल निकला। अब इस दावे की असलियत देखिए। पहाड़ों पर हुई जोरदार बारिश ने गोंडा के लाखों लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। घाघरा का जल स्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर है और कर्नलगंज, तरफगंज तहसील इलाके में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लोगों के सामने खाने पीने, रहने और पशुओं के चारे की बड़ी दिक्कत है। अब जब घाघरा ने रौद्र रूप दिखाया, तब नींद से जागे प्रशासनिक अमले ने लीपापोती शुरू कर दी है। बात करें अगर मैदानी इलाकों की, तो तहसील सदर के कई गांव जलमग्न हैं और कई गांवों का संपर्क कट चुका है। यानी परेशानियां बेशुमार हैं। लेकिन जिम्मेदार ही जब आंख मूंदकर ऑल इज वेल का राग आलापने लगे, तो आम आदमी को बस ईश्वर का सहारा रह जाता है। जाते जाते मानसून एक बार फिर दिल्ली एनसीआर पर मेहरबान हुआ, जिससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन कई जगहों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली एम्स के पास सड़कों पर इतनी रफ्तार से पानी बहता दिखा कि वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल पानी में बहते बहते बची। मोटरसाइकिल सवार से जब उसकी गाड़ी नहीं संभली, तो पास खड़े दूसरे आदमी ने उसकी मदद की, तब जाकर गाड़ी को बचाया जा सका। वहां की ज्यादातर सड़कों का यही हाल दिखा, जिनसे गुजरने वाली कारों के पहिए पानी में पूरे डूबे नजर आए। वीआईपी इलाकों की सूरत भी पानी भरने से बदल गई। सड़कें तालाब की तरह नजर आने लगी। क्या बसें, क्या कारें और क्या मोटरसाइकिल सवार, सबको इस परेशानी से दो चार होना पड़ा। बारिश से बचने के लिए किसी ने बस स्टैंड के नीचे शरण ली, तो किसी ने फ्लाईओवर के नीचे खड़े होकर खुद को बचाया। राजधानी के ज्यादातर इलाकों में कमोबेश ऐसे ही हालात देखने को मिले। फर्जी चेक से मालामाल बनने की तरकीब काम नहीं आई और शातिर अपने अंजाम तक पहुंच गया। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बेमित्रा की हैं, जहां कोतवाली पुलिस ने फर्जी चेक के जरिए रकम निकालने वाले गिरोह के एक सदस्य को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक एक कंपनी के मालिक ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी कंपनी के चेक की हूबहू स्कैनिंग कर किसी ने हस्ताक्षर किया और 4,35,000 के चेक को क्लियरेंस के लिए महाराष्ट्र बैंक में लगा दिया। पहली नजर में ही बैंक कर्मियों को मामला संदिग्ध लगा। उन्होंने कंपनी के मालिक को इस बात की जानकारी दी, जिस पर कंपनी के मालिक ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आरोपी को बिहार से गिरफ्तार कर लिया। जो प्रथम दृष्टया जो फर्जी होना पाए जाने से इसके जो चेक लगाया था उसके विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और आरोपी को पतासाजी की गई और बिहार से जो आरोपी है उसको लेकर के यहाँ लाए हैं और गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया है।
पुरानी टिहरी से विस्थापित गरीब और मजदूर तबके के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं की बाट जोह रहे हैं। जी हां, टीन शेड कॉलोनी के करीब 150 परिवार मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर हैं। बारिश में नई टिहरी शहर का सारा पानी नालों गदेरों से होता हुआ टीन शेड कॉलोनी में पहुंच जाता है। ड्रेनेज सिस्टम फेल होने और पानी की प्रॉपर निकासी नहीं होने के चलते यहाँ के लोगों का जीना दूभर है। यहाँ सारा पानी बरसात का अंदर जाता है, हमारा घरों में घुस जाता है। यहाँ पर नाला बहने लग जाता है। सर क्या करें हम। और एक यहाँ लैट्रिन गटर इतनी बदबू हो रही है कि बरसात में तो और ज्यादा परेशानी होती है हमें। टीन शेड कॉलोनी में सीवर की निकासी नहीं होने की बात पालिका के ईओ भी मानते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ सफाई का आश्वासन देते हैं। बरसात का पानी है, सीवर का पानी है, सारा ओपन बह रहा है और उस पे जो है तुरंत कार्रवाई होने वाली है। नाले की अगर सफाई की जरूरत पड़ेगी तो हम उसकी सफाई करेंगे। पुरानी टिहरी से गरीब और मजदूर तबके के लोगों को कहने के लिए तो नई टिहरी में शिफ्ट किया गया, लेकिन उनकी मूलभूत सुविधाओं का कतई ध्यान नहीं रखा गया। मिट्टी और चूने के बने इस भवन की हालत काफी जर्जर है। छतों से प्लास्टर टूट कर गिर रहा है। छतों की दीवारों में लगी ईंटें कब किस पर गिर पड़े कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन तस्वीरें किसी वीरान इमारत की नहीं बल्कि यूपी के हरदोई की हैं। यहाँ का होमगार्ड दफ्तर अपनी बदहाली की कहानी खुद ही बयां कर रहा है। चुनाव हो, चाहे ट्रैफिक व्यवस्था हो, चाहे अधिकारियों के आवास के बाहर की सुरक्षा हो, उन सब के पर मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर रहने वाले होमगार्ड दफ्तर की हालत हम आपको दिखा रहे हैं। ये जिला कमांडेंट होमगार्ड दफ्तर है जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इसी जर्जर भवन में होमगार्ड के अधिकारी और कर्मचारी बैठने को मजबूर हैं। कई बार कर्मचारियों पर ईंट गिरी है। भवन की हालत इतनी खराब है कि जगह जगह से प्लास्टर उखड़ गया है। यहाँ नौकरी करना मौत के साए में सांस लेना है। फिलहाल प्रशासन सिर्फ एक ही वादा करता है कि जल्द ही नई बिल्डिंग में इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्या प्रशासन किसी बड़ी घटना होने का इंतजार कर रहा है? बिहार के एक बेबस की व्यथा कथा आपने सुन ली। अब उस हालात को भी देख लीजिए जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घर में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की हैं, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं, वे घुटनों तक पानी लांद कर अपनी राह तय करने को मजबूर हैं। जी हाँ, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन गई है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा। वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव समेत कई वीआईपी लोगों का है। और ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत बनकर आती है। चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी है और लोग जल कैदी बने हुए हैं। सैकड़ों ऐसे घर है जहां पे लोग घर में जल कैदी बने हुए हैं और वहीं लोगों की बीमारी का भी डर सताने लगा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। मजदूरों के पलायन को रोकने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई थी। दुनिया की बड़ी सामाजिक कल्याण योजना बताई जा रही मनरेगा की सार्थकता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। योजना कागज पर कुछ और, धरातल पर कुछ और दास्तां बयां करती है। ऐसा ही एक मामला झारखंड के राजमहल का है। कुठहरी पंचायत में मनरेगा के तहत बन रही सड़क में रेत की जगह डस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि संबंधित पंचायत के जेईई को सूचना देने के बावजूद आनन फानन में कार्य पूरा कर दिया गया। किसी भी योजना स्थल पर योजना का बोर्ड नहीं लगाया गया है। ग्रामीणों के अनुसार दर्जनों योजनाओं को 2 या 4 दिनों में ही पूरा कर लिया जाता है। प्रखंड कर्मचारियों की मिलीभगत से बड़ी गड़बड़ी की जा रही है। इसकी जानकारी मुझे भी प्राप्त हुई थी। मैंने जैसे जानकारी मिली मैंने वीडियो साहब को जांच का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक रिपोर्ट उनका आया नहीं है। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन अहम कड़ी है। केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन कई राज्यों में टीके की कमी है, जिसकी वजह से लोग दूसरे राज्यों में जाकर टीकाकरण करवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से सटे बिहार के सीमांचल जिला
कटिहार बंगाल के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में वरदान साबित हो रहा है। रोजाना कटिहार के कई केंद्र पर बंगाल के अलग अलग जिले से बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लेने आ रहे हैं। लोगों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। कहीं कहीं वैक्सीनेशन के नाम पर बड़े रकम की वसूली के चलते लोग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय कर कटिहार वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं। काफी भीड़ है। कुछ आदमी का कहना है कि कुछ पैसा कौड़ी ले रहा है, इसलिए काफी मात्रा में आए हुए हैं। रायगंज, मालदा, इस सब पर लोग आए हुए हैं। बंगाल में कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। कोलकाता के कस्बा इलाके में तो फर्जी कोरोना टीकाकरण शिविर लगने का सनसनीखेज मामला भी सामने आ चुका है। पार्क में खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे ये बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। प्रयागराज रेंज के आईजी केपी सिंह इन बच्चों के गुरुजी बन गए हैं। इन बच्चों को पढ़ाने से पहले आईजी उनसे घुले मिले, किसी का नाम पूछा तो किसी के परिवार के बारे में। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखरी नजर आई। किसी ने उन्हें अंकल कहा तो किसी ने सर। आईजी ने बच्चों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने किताब के साथ सामाजिक ज्ञान भी साझा किया। स्लम के बच्चे जिस तरह से आईजी सर के सवालों के जवाब दे रहे थे, उसे देखकर आईजी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने यहाँ आकर हर हफ्ते बच्चों को गणित विषय पढ़ाने का वादा किया है और शौचालय और पीने के पानी का भी प्रबंध करने में जुटे हैं। ये कैंटोनमेंट का पार्क है, तो यहाँ के सीईओ हैं अमित काने। मैं अभी उनसे बात कर रहा हूँ कि अगर एक किसी कोने में अगर शौचालय बन जाए और पानी की सुविधा हो जाए तो एक बड़ी सुविधा हो जाएगी। लॉटरी लगती है तो आंखों की चमक, चेहरे की दमक बढ़ जाती है। न कुछ कहने की गुंजाइश बचती है और न ही सुनने की। खुशी अपनी कहानी आप कहती है। यकीन नहीं तो फिशिंग बोट पर सवार इन मछुआरों को देखिए, जो रातों रात अमीर बनने की खुशी में चीख चिल्लाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। मुंबई से सटे पालघर का एक मछुआरा चंद्रकांत तारे एकाएक करोड़पति बन गया। चंद्रकांत मॉनसून की वजह से समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक के बाद पहली बार अरब सागर में मछली पकड़ने गया था। कुदरत का करिश्मा देखिए, उसके जाल में एक दो नहीं बल्कि कुल 157 गोल मछलियां फंस गई, जिसे उसने 1.33 करोड़ में बेचा। यानी उसे एक मछली की कीमत करीब 85,000 रुपए मिली। लंबे इंतजार के बाद बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी का शेड्यूल जारी कर दिया। प्रतियोगिता की शुरुआत 13 जनवरी से होगी। रणजी ट्रॉफी की 38 टीमों को 6 ग्रुप्स में बांटा गया है। ये अपने मैच मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम और चेन्नई में खेलेंगी। नॉकआउट मैच के लिए कोलकाता को रिजर्व किया गया है। ये मुकाबले 5 दिन के क्वारंटाइन के एक और फेज के बाद 20 फरवरी से खेले जाएंगे। 5 दिवसीय क्वार्टर फाइनल मुकाबले 28 फरवरी से 3 मार्च तक खेले जाएंगे। वहीं सेमीफाइनल 8 से 12 मार्च तक खेले जाएंगे। रणजी ट्रॉफी का फाइनल 16 से 20 मार्च तक खेला जाएगा। पिछले साल कोरोना की वजह से रणजी ट्रॉफी नहीं खेली जा सकी थी। कर्नाटक, दिल्ली, मुंबई समेत हैदराबाद, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और एलीट सी ग्रुप में जगह मिली है। इनके ग्रुप मुकाबले कोलकाता में होंगे। एलीट ग्रुप ए के मैच मुंबई में होंगे। वहीं बी ग्रुप में बंगाल, विदर्भ, राजस्थान, केरल, हरियाणा और त्रिपुरा शामिल हैं। ये बेंगलोर में भिड़ेंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। गाजा पट्टी में एक बार फिर हालात गर्मा गए हैं। वहां इजराइल से लगने वाले बॉर्डर के पास फिलिस्तीन के सैकड़ों लोग इजराइल की सेना से भिड़ गए। प्रदर्शनकारी रात के अंधेरे में हाथों में फिलिस्तीन के झंडे और टायर लेकर बॉर्डर के पास पहुंचे और वहां जाकर टायर फूंक दिए। दर्जनों टायर जले तो सीमा के पास का इलाका हर तरफ से आग में सुलगता नजर आया। कुछ प्रदर्शनकारी तो अपने साथ बम तक लेकर आए थे, जिनसे उन्होंने इजराइल के जवानों को निशाना बनाया। इसके बाद पूरे इलाके में धड़ाधड़ धमाके होने लगे। जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायली सैनिकों ने आंसू गैस के गोले दागे
और प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। 2007 में जब से चरमपंथी संगठन हमास ने गाजा पट्टी में अपनी सरकार बनाई है, तभी से इजराइल ने वहां ब्लॉकेड लगाया हुआ है। हमास ने इजराइल से कहा है कि वो गाजा पट्टी पर लगाई गई नाकाबंदी को कम करे। अमेरिकी देश कैलिफोर्निया में गर्मी की छुट्टियां मनाने जुटे लोगों को जंगल का रुख करना भारी पड़ गया। वहां ताहो झील के किनारे बसे लोगों के लिए जंगल में लगी आग काल बन गई और प्रशासन ने वहां से फौरन निकलने के आदेश जारी कर दिए। पुलिस और बचाव दल के जवान लोगों से घर छोड़ने की अपील करते दिखे, जिसके बाद पूरा शहर वीरान हो गया। I have a home right in the danger area and I'm getting out. जंगलों में आग लगने की वजह से वहां के कई इलाकों की सूरत पूरी तरह बदल गई। जिन घरों में कभी लोग रहा करते थे वो आग के शोलों में तब्दील हो गए और लोग जो कुछ बच सका उसे सुरक्षित कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकलते नजर आए। वहां कई एकड़ के जंगल आग से तबाह हो गए, जिस पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों ने जान लगा दी। कई जगहों पर दमकल विभाग की टीम जंगलों में गश्त करती नजर आई, जिनके हाथों में आग बुझाने के कई साधन भी दिखे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने यहाँ चल रही 1 दर्जन से ज्यादा देशों की सेनाओं की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का एक वीडियो जारी किया। 4 सितंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में भारत भी हिस्सा ले रहा है। जहां हुई शूटिंग प्रतियोगिता में अलग अलग देशों के जवान निशानेबाजी का अपना हुनर दिखाते नजर आए। पीठ पर कई किलो का भार लेकर सैनिक कई मीटर दूर निशाना लगाते दिखे। कभी उन्होंने पिस्तौल चलाई तो कभी बंदूक से गोली बरसाई। सैनिकों ने ऐसे ऐसे वार किए कि सामने खड़े निशाने ढेर होते चले गए। सिर्फ बंदूक या पिस्तौल ही नहीं, बल्कि जवानों ने ताकतवर मोटर दाग कर भी अपना हुनर दिखाया। इस प्रतियोगिता में सैनिकों का धारदार हथियार फेंककर मारने का कौशल भी परखा गया। बता दें कि रूस में 14 देशों की सेनाएं दोस्ताना मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं। ताइवान के पिंगतंग शहर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां सेना के एयरबेस में एक F-16 विमान हादसे का शिकार हो गया। दरअसल इस लड़ाकू विमान ने लैंडिंग के वक्त संतुलन खो दिया और फिर रनवे से उतरकर किनारे पे घुस गया। गनीमत रही कि पायलट ने रफ्तार कम करने के लिए सही वक्त पर पैराशूट खोल दिया, जिससे वो फाइटर जेट ज्यादा दूर नहीं जा पाया। ये हादसा ताइवान की सालाना मिलिट्री एक्सरसाइज की तैयारी के दौरान हुआ। हालांकि इसमें पायलट की मुस्तैदी ने उसकी जान बचा ली और फाइटर जेट को भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद बचाव दल ने मोर्चा संभाल लिया। दरअसल ताइवान की सेना हर साल अलग अलग मौसम में युद्ध अभ्यास करती है और इस साल युद्ध अभ्यास बारिश के मौसम में होने जा रहा है, जिसमें ताइवान की एयरफोर्स छोटे रनवे पर लड़ाकू विमान की लैंडिंग की क्षमता परख रही है, जिसके लिए F-16 लड़ाकू विमान का पायलट प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन लैंडिंग के बाद गीले रनवे पर विमान फिसल गया। हमारे समाज का ताना बाना मर्द और औरत से मिलकर बना है, लेकिन इसी समाज में एक थर्ड जेंडर भी है जिन्हें समाज कोई तवज्जो नहीं देता। लेकिन अब लोगों की सोच बदल रही है, उन्हें उनका हक मिल रहा है। भारत में तो थर्ड जेंडर को आम नागरिकों की तरह ही कानूनी हक भी हासिल है। वैक्सीनेशन के मामले में भी उनका खास ख्याल रखा जा रहा है। बिहार के दानापुर में भी उनके लिए खास तौर पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। कोरोना के खिलाफ जंग में हमारी जीत सुनिश्चित हो सके, इसके लिए सरकार पूरे देश में टीकाकरण की मुहिम चला रही है। टीके के लिए 18 साल से ज्यादा उम्र के हर पुरुष और महिला को फ्री में वैक्सीन दिया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच थर्ड जेंडर के नागरिक इस जंग में कमजोर कड़ी न बन जाए, इसे देखते हुए देश के तमाम राज्यों में ट्रांसजेंडर्स के वैक्सीनेशन के लिए खास व्यवस्था की गई है। इसी के तहत बिहार सरकार के विशेष निर्देश पर
दानापुर के खगौल में किन्नरों के लिए खास तौर पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया, जहां बीते दिनों 100 से ज्यादा किन्नरों का टीकाकरण किया गया। वैक्सीन सबके जीवन की सुरक्षा है, ये मजबूरी नहीं, जीवन की रक्षा है, तो ये आवश्यक है कि वैक्सीन सभी लोग लें। किन्नर समुदाय के लिए चलाए जा रहे इस विशेष टीकाकरण अभियान में तकरीबन 400 किन्नरों को बुलाया गया था, जिसमें करीब 150 किन्नर वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और उनमें से 100 ट्रांसजेंडर ने टीका लिया। इस टीकाकरण अभियान में खास बात ये रही कि यहाँ थर्ड जेंडर के उन सदस्यों को भी टीका दिया गया जिसके पास आधार या पहचान के दूसरे जरूरी कागजात नहीं थे। जितने हैं मेरे बिहार के नागरिक लोग सब वैक्सीन लगवावे, सुरक्षित रहे, सबको जान प्यारा है, सब लगवाए, हम लोग भी लगवाए हैं और सब लगवावे, जितने मेरे दाता जजमान है सब लगवावे वैक्सीन के सुई। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं एक्चुअली कि हमारी कम्युनिटी इतना फॉरवर्ड हो रही है और समाज की मुख्य धारा से जुड़ के चल रही है और अपनी भी रक्षा कर रही है और कोरोना के गाइडलाइन के साथ अपने परिवार की भी रक्षा कर रही है। बिहार सरकार का ये कदम निश्चित तौर पर कोरोना के खिलाफ जंग में असरदार साबित होगा। उम्मीद है दुआओं में समाज के हर तबके की खुशहाली चाहने वाले किन्नरों की बातें गंभीरता से सुनी जाएगी और कोरोना मुक्त भारत का सपना जल्द साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।